अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तौसीफ अहमद खां प्रोग्राम दर हकीकत के साथ नए मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आज हम 2-3 मौज़ूआत जो हम लेते होते हैं उन पर बात करेंगे। पहला तो ये कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने अपने मंशूर के खदोखाल पर बात की है और कुछ तनकीद भी की है अपने सियासी मुखालफीन पर, उन पर बात होगी। और दूसरा, मरीम नवाज शरीफ ने कल ही खानेवाल में जलसा से खिताब किया है और उन्होंने भी जो अपना रिटोरिक भी बयान किया है और कुछ मामलात पर बात की है, कुछ अपने मंशूर पर बात की है, उस पर हम बात करेंगे। फिर एक और छोटा सा इशू है, वो हम अभी आपको नहीं बताते, वो बीच में हम लाएंगे, तो वो भी है। फिर हमारा जो तीसरा सेगमेंट होता है कि उसमें हम कोई इंटरनेशनल मौजू या कोई किताब लेते हैं, कोई तारीखी किताब जो सबक हासिल करने के लिए, तो उस हवाले से जो वो मौजू होगा उसमें हम बातचीत करेंगे कि ग्रेट गेम क्या है, हाइब्रिड वारफेयर क्या है और दुनिया में इस वक्त इसकी बाबत हो क्या रहा है, तो इस पर बातचीत करेंगे। आज इन मौजूआत पर बात करने के लिए हमने जहमत दी है अली वारसी साहब को, नया दौर के डिजिटल एडिटर हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अली साहब यहीं से फ़ौरन। कल बिलावल भुट्टो ने जियो पर ये जो प्राइवेट मीडिया चैनल है उस पर बात की है, तो क्या बातें हुई हैं? बड़ा कहते हैं ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना केस पेश किया। देखिए, पहली तो बात यह है कि आपको पता है बिलावल बहुत एलोक्वेंट हैं, ही इज़ वेरी वेल रेड, वेल एजुकेटेड, वो तो हम सब जानते हैं। मौजूदा लॉट में एक अच्छी प्रोमिनेंट जो है वो पर्सनैलिटी है। कल जो उनके साथ इंटरव्यू था उसमें जो मुझे बात पसंद आई, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इसकी फोकस बहुत कम है न्यूज़ चैनल्स का, वो ये था कि एंकर जो हैं वो उनसे उनके मंशूर पर सवाल कर रहे थे। ये बड़ी नई बात हमने देखी है, बड़ी खूबसूरत बात। बिल्कुल, थोड़ा सा मंशूर को इस तरह बिलावल को भी वो उन्होंने बल्कि बाकायदा शुक्रिया अदा किया उनका कि आपने मेरे मंशूर पर बात करें, जिससे मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आगे होता तो ये रेंज ही है ना कि मैं मंशूर पर बात करूंगा, जाहिर है। हाँ, और बिलावल का जो पिछला इंटरव्यू है जो उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब को दिया, उसके अंदर भी उन्होंने अपने मंशूर को काफ़ी फोकस किया, लेकिन एंड में काशिफ अब्बासी ने पॉलिटिकल शो किया मेनली। बिलावल भुट्टो जो हैं वो 2-3 मौज़ूआत जो हैं उन्होंने उठाए हैं इसके अंदर। जो पहली बात है बिजली के हवाले से, जो वो कह रहे हैं कि 300 यूनिट वो देंगे, 300 यूनिट से कम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको फ्री बिजली देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि वो 30 लाख घर बनाएंगे। और तीसरा जो सवाल उनके साथ इम्पॉर्टेंट हुआ वो हुआ कि उनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। तो उस पर थोड़ा सा फिर वो मंशूर से हट के ज़रा सियासी डोमेन के अंदर आए। तो मेरा ख्याल है कि 300 यूनिट बिजली का उन्होंने क्या हल बताया और क्या वो प्रैग्मेटिक है आपकी नज़र में? देखें, वो ये कह रहे हैं कि इसको हम सोलर के ज़रिए पैदा करेंगे और 300 यूनिट देखें, अभी पंजाब में जब हमजा शहबाज की कुछ दिनों के लिए पंजाब में चीफ मिनिस्टर वो बने, मेरा ख्याल इससे कुछ और चीज़ भी इसके साथ ऐड कर रहे थे कि हम कोई विफाक से 17 वजारतें ख़त्म करेंगे जो 18th अमेंडमेंट के बाद है, तो वो जो पैसे बचेंगे उन पैसों को हम बिजली फ्री देने पे खर्च करेंगे और फिर थर का कोल जो है वो वहाँ पर भी हम ऑलरेडी दे रहे हैं। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि थर कोल से जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं उससे हम 100 यूनिट जो है वो ऑलरेडी फ्री देते हैं 100 यूनिट से कम वालों को। जो डेवोल्यूशन की बात है, देखिए ये एक बड़ा जो वो कह रहे हैं बहुत खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात है। या अगला स्टेप है 18वीं तरमीम का जो 14 साल पहले पास हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको डिवॉल्व करने में कितनी सीरियसनेस दिखाएंगे जब वो इक़्तिदार में आते हैं, अगर आते हैं, क्योंकि इससे पहले इक़्तिदार में तो वो पहले भी रहे हैं वैसे 16 बिल्कुल रहे हैं, लेकिन वफाक में नहीं थे, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि चलें वफाक में 16 माह तो वफाक में थे जी, 16 माह में बिल्कुल बिल्कुल थे वो। प्रॉब्लम ये है, सुनने में नहीं आई। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, वफाकी ब्यूरोक्रेसी, एक तो वो किसी सूरत इन वजारतों को सूबों को ये बात उन्होंने की कि ये बाबू जो हैं ये हमें काम नहीं करने दे रहे और ये रखना चाहते हैं वो मिनिस्टर। देखें, 18वीं तरमीम के खिलाफ जो एक आर्गूमेंट है जिससे इत्तफाक करना ना करना आपकी मर्जी है, 18वीं तरमीम के खिलाफ आर्गूमेंट ये है कि जब सारे के सारे पैसे सूबों को चले जाते हैं तो वफाक के पास पैसे नहीं बचते, और वफाक के पास पैसे नहीं बचते इस वजह से वफाक को कर्ज ज़्यादा लेने पड़ते हैं। अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि सूबों से इतना पैसा जनरेट हो रहा हो कि वफाक के पास इतने पैसे हो कि सूबों को ना देने पड़े। कलेक्शन नहीं कर रहे सूबे, लेकिन टैक्स कलेक्शन नहीं कर रहे, ये एक शिकायत अब सूबे ये कहते हैं उसको बिलावल भुट्टो अवॉइड भी कर गए, उस सवाल अवॉइड भी कर गए और अवॉइड ही करते रहेंगे जो माजी को अगर हम वफाक का ये शिकवा वैलिड है। अनलेस
एक नई जो है वो सोच और एक नई फ़िक्र के साथ अगर वो आ रहे हैं और उनको पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर बिल्कुल। लेकिन अगर ये सिर्फ एक इंतखाबी नारा है तो मेरा, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, तो उससे फिर यही निकलेगा अंदर रिज़ल्ट के। देखिए, आप याद रखिए कि जो 18वीं तरमीम है उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये सूबों के पास आने के बाद इलाकाई सतह पर जाएं। यानी ना 17 वजारतें ख़त्म हो और ना फिर फ्री बिजली हो, कुछ ऐसा मामला है। ऐसा भी हो सकता है। 30 लाख घरों का भी फिर साथ दावा है, ये मुमकिन है। और वो ये दावा कर रहे हैं कि हम घर बना रहे हैं ऑलरेडी। जो सलाब ददगान का उन्होंने बनाए हैं, शायद 1 लाख घर बनाने का दावा है। नहीं, 21 लाख घर बनाने का उनका दावा है। उनका ये जो अब तक बन चुके हैं, जो बन रहे हैं, बन चुके नहीं है, वो बन रहे हैं। सैलाब आया था 2022 में, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे लोग जो हैं उनके घर बह गए थे, तो उनको वो घर दे रहे हैं। अब उसकी 2 वजूहात वो बताते हैं। कहते घर बहुत छोटे हैं, ये 14 बाय 16 का गालिबन एक कमरा है और इसके साथ कोई बाथरूम नहीं है, कोई किचन नहीं है, तो वो शायद जॉइंट है, कम्युनिटी का है वो पूरा सिस्टम। अब उसमें होता ही है कि उनका ये कहना है कि मैं बड़े घर भी बना सकता हूँ, लेकिन फिर मैं कम लोगों को फ़ायदा दे सकूंगा, कॉम्पनसेट कर सकूंगा। दूसरी बात यह, लेकिन बाथरूम तो ज़रूरी था। ठीक है, नहीं होंगे बाथरूम, वो गरीब लोग हैं, वो देहात में और कल्चर भी होता है जी। नहीं, कम्युनिटी, मेरा ख्याल है कि कम्युनिटी का एक वो बाथरूम जो है वो शेयर्ड बाथरूम्स होंगे ना, शायद इस तरह से कुछ मामला होगा। और वो जो ज़मीन, ये वैसे उन्होंने कहा नहीं है, ये आप आगे बता रहे हैं। ये मेरी उम्मीद है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है ये तसव्वुर करना कि उनके पास बाथरूम बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सा इससे मेरा डिसएग्रीमेंट है इस घर वाली स्कीम से, कि अगर ज़मीन की कीमत, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ज़मीन की मलकियत जो है वो दे देंगे ओनर को, और घर की खातून को, जो खातून खाना है, ये बहुत अच्छा फैसला है। मगर मेरा ये ख्याल है कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है कि ज़मीन की मलकियत देंगे। मेरा ये मानना है कि इसको फ्लैट सिस्टम के ऊपर लेकर जाएं, जो कि ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और उनका अपना भी ये कहना है, बाय द वे, कि मैं एनवायरनमेंट के ऊपर, ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर। सैलाब ददगान वाली जो जगह है, वहाँ फ्लैट जो है, ये अर्बन जो है ना, वो लिविंग है जी। वो फ्लैट्स वाली जगह जो है ना, वो वहाँ पर शायद सूट नहीं करेगा। ये देहातों की जगह है और सैकड़ों मील तक तबाही फैली। अच्छा, अब तौसीफ साहब, फिर मेरा सवाल ये है कि अगर देहात के ऊपर आप घर बना देंगे तो फिर देहात कहाँ गया? चले, ये मैसेज तो उम्मीद है कि बिलावल, अगर आपने इस जगह पर एक घर बनाया और इसके ऊपर एक और घर बना दिया है और इसके साथ एक और घर इधर बना दिया, तो ये दोनों घरों की जमीन, तो आप खुद ही कह रहे हैं 14 बाई 16 का अगर है तो वो कम खर्चे का घर बना के दे रहे हैं। मगर 21 लाख तो और वो 30 लाख फ्लैट की बिल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ज़मीन की कीमत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ज़मीन के ऊपर अगर वर्टिकल होगा, देखिए दुनिया भर के, मैं आपको अगला सवाल की तरफ लाना चाह रहा हूँ। चलें, ये तो वो एड्रेस करेंगे, हमने सवाल उठा दिया कि वो ओनरशिप नहीं ले रहे अपनी 16 माह की गवर्नमेंट की। शहबाज शरीफ साहब को वो किसी हद तक बेल आउट कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा उन्होंने खूबसूरत तंज भी किया डार साहब पे भी, और वो ओनरशिप नहीं ले रहे, हालांकि वो तमाम फैसलों में शामिल थे। तमाम फैसलों में शामिल थे। थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं वो। अगर इजाज़त दें आप, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 16 माह में बिलावल साहब जो हैं वो तकरीबन 13 माह मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बाहर रहे हैं। जी, ये भी नहीं, एक इम्पोर्टेंट बात है। वो फॉरेन मिनिस्टर भी तो बिल्कुल थे। मगर बात यह है कि जब आपने फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर, आप पाकिस्तान का केस ही प्लीड कर रहे होंगे, लेकिन आप जब पाकिस्तान से बाहर फिर रहे हैं, जा रहे हैं, और फिर आप वापस आएँ और आखिरी अपनी जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर तकरीर करें, उसके अंदर आप ये कहें कि ये ठीक नहीं चल रहा और हमारे ऊपर छोड़ दें, और ये जो बड़े बूढ़े हैं ये मेरे और मरियम को चलाने दें हुकूमतें, और हमज़ा को चलाने दें, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी ज़्यादती की बात है कि आप अपना शेयर जो पावर में है वो ले लें, लेकिन जो मिजरी है उसमें से आप। लेकिन वो शिकायत तो फिर घर से भी आ गई ना, कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, उनकी हर दफ़ा आती है, डांट पड़ती है पीछे से फिर, लेकिन वो भी अपनी बात कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं। जहाँ तक है यंग ब्लड तो फिर ऐसे ही बात करता है, जहाँ पर इख्तलाफ हो तो वो बात करेगा तो सही ना। बिल्कुल फिर वो एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, और फिर अब वो, और उनका जो तनकीद है, मैं जो फाइनेंसेस के हवाले से, जो फाइनेंशियल इशूज़ के ऊपर जो उन्होंने तनकीद की है, बड़ी हद तक वैलिड है। मैं बड़ी हद तक वैलिड, मुझे वो बातें किसी हद तक वैलिड लगी। अब ये तो हमें पता चलेगा ना कि नून लीग की तरफ से कोई जवाब आए उस पर, उस मौजू पे कोई बात हो तो फिर पता चलेगा, लेकिन वो कुछ बातें वैलिड करते हैं। लेकिन ये उस वक्त चीज़ें बाहर नहीं आई। देखें उस वक्त तो फिर वही बात आ जाती है ना कि उस वक्त आप जो है वो खुलकर बात करना जो है वो फिर ज़ाहिर है कोalition को
ख़तरे में डालने वाली बात है। मैं एक और बात भी करना चाहूँगा कि सिर्फ मामला जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होता कि फाइनेंसेस जो है वो किस हद तक मैनेज हो रही हैं, कौन मैनेज कर रहा है, डार साहब हैं या मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो एक अलग बात है, वो तो सवाल हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो फौज ज़फ़र मौज जी हाँ काबीना के अंदर भरी हुई थी, क्या हम उसको भूल जाएं कि उसके अंदर कितने आपके हिस्से थे, आपका हिस्सा था और बाकायदा हिस्सा था, बाकायदा हिस्सा था। पंजाब के अंदर भी था, सिर्फ वफाक में नहीं था, पंजाब के अंदर भी। लेकिन जो SAPM और SACM लग रहे बात वो ये भी कर रहे हैं, जो आपने फील भी किया होगा कि वो सिंध को मॉडल के तौर पर पेश करना चाहते हैं और बार बार सिंध की, मैंने सिंध में ये किया। अब वो वैसे हमसे मैं पे आ गए हैं, ये आपने गौर किया, और ये ख़तरनाक अप्रोच होती है वैसे कि सिंध में ये किया, सिंध में हमने ये किया, सेहत के मामले में ये किया, और थरकोल के जो है वहाँ पर हमने ये डेवलपमेंट की, सैलाब ज़दगान के लिए ये किया। वो मॉडल के तौर पर तो पेश कर रहे हैं, लेकिन मॉडल सामने नहीं लाए। पीपल्स पार्टी का ये डायलेमा नहीं है कि अगर उन्होंने वहाँ कोई अच्छा काम किया और वाकई वो कोई मॉडल है, तो उसे रोल मॉडल के तौर पर इलेक्शन से बहुत पहले सामने नहीं लाना चाहिए था। पंजाब के लिए, KPK के लिए, बलूचिस्तान के लिए तो ये कमी नहीं आपको नजर आती कि देर हो गई है? तो सिर्फ सब दो बातें हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि आपकी ये जो तनकीद है या सवाल है वो बिल्कुल सवाल है, तनकीद नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, दो एक तरफ सिंध के हवाले से जो प्राइवेट मीडिया है उसका भी जो फोकस है वो हमेशा से नेगेटिव रहा है। वो तो रेटिंग का भी इशू हो जाता है, रेटिंग का इशू हो जाता है, ज़्यादातर फोकस जो है वो कराची पर होता है और अंदरून सिंध। दूसरी बात यह है कि इतने कोई हंकी डोरी सिचुएशन है भी नहीं, इतनी खूबसूरत जो है वो लग्जरी लाइफ गुजार भी नहीं रहे अंदरून सिंध के शहरी, क्योंकि कुछ मेरी एक खातून साहबी हैं उनसे बात हो रही थी। करते हैं कि सिंध की जो इस वक्त हमने डेवलपमेंट की है, जो मॉडल हम लेके आए हैं, उस हवाले से सिंध बाकी सूबों से आगे है। मैं इसी का जवाब देने लगा था कि मेरी खातून साहबी से बात हो रही थी जो कराची से ताल्लुक़ रखती है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर हम जाते हैं सक्खर में या आगे हैदराबाद से जब आगे निकलते हैं और किसी देहातों के अंदर या छोटे शहरों में सिंध के जाना पड़ता है, तो एक फ़ीमेल का बाथरूम जाना पूरे दिन की, अगर आप रिपोर्टिंग करें, ज़ाहिर बाथरूम भी जाना पड़ता है, आप सोच नहीं सकते कि पूरा दिन बाथरूम नहीं मिलता। तो ये भी एक रियलिटी है कि आपको दूर दूर तक जो है वो, हाँ नहीं, ये बात मानने वाली है कि वहाँ पर अस्पताल बड़े अच्छे और जिले के लेवल पर जो है वो कैनाल सिस्टम उन्होंने बड़ी अच्छा काम किया। बिल्कुल। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट हो या KP हो, उन्होंने रोड साइड पे कौन से ऐसे बाथरूम्स की अवेलेबिलिटी की है, सिवाय ये कि पेट्रोल पंप फिलिंग स्टेशंस हैं और वहाँ पर अब नया जो कल्चर आया उसमें वॉशरूम्स भी हैं और सारा कुछ है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि भी इधर भी कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी, गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका बूम है पंजाब के अंदर। आप नंबर ऑफ सिटीज़ देखें और सिंध के अंदर नंबर ऑफ सिटीज़ देखें, सिर्फ सिटीज़ देख लें तो आपको नज़र आएगा कि रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, जेहलम, सियालकोट, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद के साथ, लेकिन ये डेवलप हुई जो सिंध का रूरल एरिया उसको टाइम तो लगेगा ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप हैदराबाद के लेवल पर लाने के उस तरफ बढ़ना शुरू करते हैं ना। आप ज़रा कंपेयर करें, अगर आप फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट को देखेंगे, पंजाब के अंदर देखेंगे तो लाहौर से पीछे होगा अगर कोई शहर, तो वो इतना पीछे नहीं होगा। सियालकोट ये नहीं होगा कि आपको नज़र आएगा कि सियालकोट जो है वो 32% है लिटरेसी रेट और लाहौर में 85% है। लेकिन आप कराची की और सिंध के अंदरून शहर के अंदरून इलाकों की जो शहर हैं उनके मुकाबले में अगर आप देखें कंपैरिजन, कुछ हुआ ज़रूर है, 100% हुआ है। मैं ये जो प्राइवेट मीडिया का एजेंडा है कि सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, मेरा ख्याल है ये कम्प्लीटली एक नेगेटिव एजेंडा है। मैंने एक शायद प्रोग्राम में ये बात की थी कि अगर ऐसा बर्बाद कर दिया तो फिर पब्लिक उन्हें वोट नहीं करेगी। वोट क्यों करती है अगर वो उन्होंने कोई काम ना किया हो? कोई ज़बरदस्ती तो नहीं? बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं होती। आपको पता है कि सिंध के अंदर जो है वो बड़ा मुश्किल है। बाय द वे इस इशू को भी उठाया गया कि 46% स्टेंटेड चिल्ड्रन की जो ग्रोथ है वो स्टेंटेड है सिंध के अंदर, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। वो ठीक है, लेकिन शायद गवर्नमेंट का फेलियर भी बहुत हद तक, ब्यूरोक्रेसी का फेलियर है, और शायद इसको जो है वो एडमिट करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए उन्होंने एक्नॉलेज किया और उन्होंने कहा कि हम इसको इम्प्रूव करेंगे। यही वो मसाइल हैं जिनको हमने आगे बढ़कर जो है वो ठीक करना है।
मगर मैं फिर तौसीफ साहब, जो पहला आपका सवाल था ना, मैं उसकी तरफ, जो डेवोल्यूशन की वो बात कर रहे हैं, जब तक उसको डेवोल्यूशन को ये सूबाई सतह पर भी लेकर आएंगे, वो भी एक इम्पॉसिबल टास्क है उसको मैनेज करना। जब तक इसको लोकल बॉडीज़ के ऊपर टैक्स कलेक्शन को लोकल सतह पर नहीं लेकर जाया जाएगा, तब तक डेवलपमेंट जो है वो टॉप डाउन जब तक होगी, वो डेवलपमेंट नहीं होगी। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हुए। दरगाह बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी है। शाह अल्लाह दिता कहते हैं, बुद्धा ने यहाँ पे इस गार के अंदर अपनी जो भी इबादत थी, इस हवाले से ये बड़ी तारीखी जगह है। अब तो हमारे यहाँ भी इलेक्शन जो है वो करीब है। कितना करीब है? बहुत करीब। बड़ी जामे कल्चरल पॉलिसी है जो बेस करती है हमारे एक इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज पे। जो 9 साल हो जाएंगे हमें, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। कुरान फरमाता है कि आओ उन कॉमन चीजों पे इश्तराक कर लेते हैं जो हमारी तुम्हारी। तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। वेलकम बैक। अली साहब, अब साथ ही मरियम नवाज साहिबा ने भी खानेवाल में जो है जलसा से खिताब किया है और कुफर टूटा खुदा खुदा करके हमें कहना चाहिए कि उन्होंने नून लीग ने कैंपेन शुरू कर दी, हाफसाबाद से शुरू की और अब खानेवाल में। तो क्या मरियम नवाज का क्या मैसेज है? आपने सुनी होगी, तकरीर सुनी तो मैंने भी है, लेकिन मैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाल रहा हूँ कि आप हमें बताएं कि बतौर सहाफ़ी क्या आप देखते हैं, वो क्या जो है पब्लिक के सामने लाना चाह रही हैं, क्या मैसेज दे रही हैं? देखिए, 2020 से मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं आज नहीं कह रहा, कि जब पीडीएम की जो मूवमेंट शुरू हुई थी, उसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने देखा वो ये देखा कि ऑपोजिशन है वो बात जो कर रही है वो ये कर रही है कि हमारे दौर में ये था, हमारे दौर में हमारे साथ ये बुरा हुआ। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको एक फ्यूचर देना होता है। बिलावल साहब ने उसको थोड़ा सा, जो भी हम पहले बात कर रहे थे, उसको सीखा, ब्रिलियंट उन्होंने। लेकिन जो दूसरी साइड है, मुझे लगता है कि नून लीग की तरफ से मुस्तकबिल के बारे में बात बहुत कम हो रही है। उनकी जो बात हो रही है, अभी तक मंशूर नहीं आया। मैं इसको 2013 कल ख्वाजा आसिफ साहब ने एडमिट किया है एक निजी चैनल पे कि भी ये देर हो गई है। कह रहे हैं कि 26 या 27 जनवरी को कह रहे हैं कि वो अब लॉन्च करेंगे मंशूर। तो उसकी मैसेज कैसे कन्वे होगा? नहीं होगा, और ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि मैं 2013 से इसको अगर सिचुएशन को कंपेयर करूं, जब नून लीग को बड़ी उम्मीद थी कि वो इक़्तिदार में आने वाले हैं और बहुत क्लियर मेजॉरिटी उनकी नज़र आ रही थी, मगर उस ज़माने में जो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। एक, नून लीग के एक सीनियर लीडर हैं, आजकल ज़रा थोड़े नाराज़ हैं उनसे, तो उनकी मैंने अपनी आंखों से उनको ये कहते हुए सुना कि बिजली का असल प्रॉब्लम है। वो एक पब्लिक शो में से आए थे उठकर और उन्होंने कहा कि जी लोड शेडिंग असल प्रॉब्लम है। अगर हमने पब्लिक को ये समझा दिया कि लोड शेडिंग आपका प्रॉब्लम है और नून लीग लोड शेडिंग का मसला हल कर देगी और पब्लिक मान गई, तो हमें वोट मिल जाएगा। नहीं समझा सके, नहीं मानी पब्लिक, तो वोट नहीं मिलेगा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि नून लीग का इस दफ़ा वो मैसेज क्या है, वो वन एजेंडा जिसको वो बार बार हैमरिंग करें, बार बार अपने उनका टॉप नवाज शरीफ से लेकर और एक वर्कर तक जो है उसको पता हो कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। मेट्रोज पुरानी बात है, मोटरवेज पुरानी बात है, मैं ये नहीं कह रहा इनकी ज़रूरत खत्म हो गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत खत्म हो गई है, मगर क्या पब्लिक लेकिन ये आप इस नारे पर इलेक्शन लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। अब आप 10 साल के बाद, 11 साल के बाद अगर दोबारा उसी नारे पर इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश रखते हैं, भाई आपने लोड शेडिंग खत्म कर दी। आज की नस्ल को तो पता ही नहीं है कि 16 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। अब जो नौजवान जो पहली दफ़ा वोट देने जा रहा है वो शायद उसको जानता भी ना हो, और जो यंग जो एजुकेटेड मिडिल क्लास बच्चे हैं उनके घरों में यूपीएस या जनरेटर वगैरह जो लगे हुए थे, छोटे छोटे ही लगे हुए हो, उन्होंने लोड शेडिंग को उस तरह से फेस ही नहीं किया जिस ऑडियंस को आपने अपनी तरफ लेकर आना है उसको पता ही नहीं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। वोटर का शेयर बनता है। बिल्कुल। लेकिन वो जो मरियम नवाज ने एक जो है तो वो रिटोरिक ही उनका जो, लेकिन उसको अच्छा एड्रेस नहीं किया कभी। जो कुछ आप लोगों ने किया है उस वजह से आप इस हाल में पहुंचे हो। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो बात हुई कि जी आप ना 9 मई करते, आप ना फलाना काम करते, आपने वो किया, आपने इदारों पर हमला किया, शोधा की यादगारों पर हमला किया, तो आप समझते हैं कि वो पब्लिक में वो मैसेज वो कन्वे करने में कामयाब हुए?
मेरा ख्याल है लेट है, लेकिन हकीकत तो यही है। मैं इससे अब मरियम नवाज का लेट जरूर है, लेट जरूर है, ये मगर बात पब्लिक दुरुस्त में है, लेके जाना बात दुरुस्त है। पब्लिक में ले जाने के लिए देखिए, अब फिर वही बात आ जाती है कि पब्लिक में ले जाने के लिए तो आपको पब्लिक में जाना पड़ेगा ना। अगर आप 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए 17 तारीख को घर से निकल रहे हैं, तो पब्लिक में ले जाने के लिए अब उसकी मैक्सिमम उनको कवरेज मिल रही है, तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर उनको पूरी तकरीर दिखाई जाती है। माजी की तरह सिचुएशन नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वीडियोस लग रही हैं, जो उनका अपना चैनल, उनके अपने प्रोग्रामर्स हैं, मगर यूट्यूबर्स जो हैं वो उसको शेयर कर रहे हैं। मगर आपकी एक तो सोशल मीडिया पर वेयरविदॉल वो नहीं है, उसके बाद आप जो है वो डोर टू डोर कैंपेन में लेट हैं, आप जलसे जुलूसों में लेट हैं, तो कितना मौसर होगा ये पैगाम, ये अभी देखने आने वाले दिनों में देखना और पड़ेगा। दिलचस्प नुक्ता है, मरियम नवाज भी इस 16 माह की गवर्नमेंट को ओन नहीं कर रही जी, कि हमारी जो हुकूमत थी वो पिछली हुकूमत की बात करें, हमारी जो हुकूमत भी उसमें ये हुआ, उसमें मोटरवेज बनी, हमने लोड शेडिंग ख़त्म की, ये सारे मामले वो जो हैं वो दूसरे 2018 की गवर्नमेंट से 2013 की गवर्नमेंट से जोड़ती है, ठीक है, 13 से 17 तक, इवन 17 से 18 तक भी नहीं मानती वो। लेकिन मेरा ये ख्याल है, आपका इस मामले में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये 16 माह की गवर्नमेंट आपने ली, तो आपको ओन क्यों नहीं करना चाहिए? आप पब्लिक में ये क्यों नहीं लेके जाते? और ये सच है कि आपका मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था जी, देखिए हमने डिफॉल्ट से बचाया है, और ये एक बड़ा कारनामा, इसको कारनामे के तौर पर क्यों नहीं पेश कर सकते? तौसीफ साहब देखें, पहले तो बात यह है कि ये दोनों, बिलावल की स्पीच, बिलावल का इंटरव्यू हो या मरियम नवाज की स्पीच हो, ये डैमिंग इंडाइटमेंट है उस गवर्नमेंट की जो इन दोनों पार्टियों ने 16 माह की। लेकिन अगर ये इससे अवॉइड करेंगे तो इसका नुकसान भी इन्होंने उठाना है। ये शायद मैं इसको शायद हम डिफ़र कर देते हैं, इस पर फाइनल जजमेंट को इलेक्शन के बाद तक हो सकता है फ़ायदा उठा लें। उसकी वजह है सर, देखें जो तो बिलावल साहब ने बात की है उसके अंदर उन्होंने रीजंस दी हैं कि वो किस वजह से उस 16 माह की गवर्नमेंट के हवाले से नाला है। मैं लेकिन मरियम नवाज रीजन भी तो नहीं दे सकती, वो नहीं दे सकती, मैं वो दे नहीं सकती, उसकी वजह कुछ और है, वो फैमिली डायनामिक्स हैं, और उसमें डार साहब का भी एक डायनामिक है, उसमें शहबाज साहब का भी एक डायनामिक है, मियां साहब का भी एक डायनामिक है। मरियम जो है वो बिलावल खुल के बोल सकते हैं। बिलावल ने जो बात की है वो ये कह रहे हैं कि शहबाज साहब भी जानते हैं कि वो फैसले जो हैं वो उनके फैसले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने नुक्ता उठाया। तो अब मरियम कह रही है कि मेरे नहीं थे, शहबाज साहब कह रहे हैं मेरे नहीं थे, तो बिलावल साहब कह रहे हैं शहबाज के नहीं थे, शहबाज साहब नहीं कह रहे। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि ये किसके फैसले थे फिर। और मेरा ख्याल है आज भी कि ओनरशिप देनी चाहिए और पब्लिक तक ये मैसेज लेना चाहिए। देखें, जब आप चीज़ें दुरुस्त कर रहे होते हैं आपसे गलतियां भी होती हैं, आप उनको भी दुरुस्त करते हैं। हाँ, लेकिन ओनरशिप के अलावा जो बिलावल ने तनकीद की वो ये थी कि उस वक्त उन्होंने जो है वो मिफ्ता इस्माइल को हटा के सागडार को लेकर आया, IMF के प्रोग्राम पर अमल नहीं किया। एक लेमैन के तौर पर आप देखें तो आपको वाकई नज़र आएगा कि हाँ यार देखो 17 जुलाई को अगर लोकल एक बाई इलेक्शंस थे बड़ी तादाद में, आपने जून जुलाई अगस्त में इतने बड़े बड़े बिल जो हैं वो लोगों के घरों में भेजे हैं, तो यू नीडेड सम रीवैम्पिंग, यू नीडेड समथिंग टू टेल पीपल कि जी मैंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि वो जो बिलावल कह रहे हैं कि जी वो इलेक्शन भी हार गए और फिर वो फैसले भी दुरुस्त नहीं हो सके। लेकिन मरियम नवाज ने 200 यूनिट उन्होंने भी देने का जो है वो वादा किया है। ये नया नहीं है तौसीफ साहब, मैं आपको याद दिलाऊं, ये शायद हमजा शहबाज ने भी किया था। ये बहुत सालों से ये स्कीम चलती आ रही है, मगर उसमें प्रॉब्लम यही है कि आप वो 200 यूनिट जो हैं वो फ्री देने के बाद ये 200 यूनिट के पैसे आप कहाँ से निकालेंगे? ये कितने यूनिट बनते हैं? 300 यूनिट वाले मसलन बिलावल कह रहे हैं कि मैं सोलर सिस्टम लगाऊंगा और मैं उनसे जो है वो बिजली पैदा करने की कोशिश करूंगा। PMLN ने ये नहीं बताया कि वो 200 यूनिट के पैसे कहाँ से निकाल के ला रही है, और ये मेरा ख्याल है यही प्लान होगा उनके पास होपफुली, क्योंकि वो माजी में सोलर के ऊपर काम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। बिल्कुल उनको करना चाहिए, मगर उन्होंने बोला नहीं है। आई थिंक कि मंशूर सामने जब तक नहीं आएगा उनके अपने लिए भी बहुत मुश्किल है इसको कम्प्लीटली हर दफ़ा जाके। देखिए, एक आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट आ जाए आपके लिए भी आसान है ना मेरे से बात करना। यही मैं पब्लिक मैसेजिंग की यही बात कर रहा हूँ ना कि पब्लिक तक आपने तरीकाकार भी बताना कि मैं ऐसे करूँगा। ये कल जो है वो खैर दोनों ने अपना अपना मंशूर किसी हद तक बयान करने की कोशिश की। बिलावल ने ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा बेहतर तरीके से पेश करने में उसको कामयाब है कि उनके पास मंशूर है और इनके पास नहीं है। ये सिर्फ खदो खाल पर बात कर। बिल्कुल छोटा सा एक और नुक्ता जो कि हमने अभी बताया नहीं था अपने इंट्रो में,
चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो उन्होंने कहा कि मैं तो बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता। कुछ ऐसा इम्प्रेशन आया है आपको? क्या खबर क्या है आपके पास, क्या कोई गुफ्तगू हुई है? उन्होंने बिल्कुल यही कहा है। गुफ्तगू उन्होंने की सहाफ़ियों से, जब वो बात कर रहे थे एक केस के सिलसिले में डयाला जेल के अंदर सहाफ़ी जो हैं वो अंदर उनसे भी बात करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ये बात की और भी कुछ बातें की हैं। तो उसमें जो प्रॉब्लमेटिक बिट है वो ये है कि तौसीफ साहब आप अच्छी तरह जानते हैं सियासी जमातों ने बड़ी कोशिश की उनसे बातें करने की। नहीं, बात करने की तो हमने ये भी देखा कि जब ये अभिनंदन वाला हमारी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी हुई, तमाम सियासी जमातें इकट्ठा बैठी, तो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म तब भी बैठने से इनकारी था, नहीं बैठा था, तब भी बैठने से इनकारी था। मैं तो आपको इससे भी एक स्टेप आगे लेकर जाऊंगा कि अभी जब ईरान के साथ पाकिस्तान की एक छोटी सी अल्टरकेशन हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहिए था। यानी एक ये वाकई सही बिल्कुल उन्होंने कहा, बिल्कुल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो है वो जवाब नहीं देना चाहिए था। क्या हमें ज़रूरत है कि खित्ते के अंदर जो है वो अपने एक और दुश्मन पैदा करें? आपके मुल्क के ऊपर हमला हो रहा हो और आप ये कहेंगे, और ये पहले भी वो कर चुके हैं। जब उन्होंने भारत की दफ़ा ये कहा था पुलवामा के मौके पर कि क्या करूं, हमला कर दूं, तो ये जो मामला है वो आपको हमला करने का क्या कौन रहा है? नहीं, इतना क्या खौफ है? और आप अगर इस तरह से खौफजदगी के आलम में, खौफ के आलम में पॉलिसी बनाएंगे तो आप खित्ते के दूसरे ममालिक को पैगाम ही ये दे रहे हैं कि हमारे साथ जो जी में आए आप कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो जो कभी आप दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से फ्री करवा के जो है टीम जो भी मैनेज करते हैं, वो एक बहादुर आदमी के तौर पर वो पोर्ट्रे करते हैं। वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि भी उनका वो तस्वीर बना के हाथ में बंदूक और बनियान पहनी हुई है और वो ईरान की तरफ जा रहे हैं। वो अजीबो गरीब भी बात है। मेरा तो ख्याल है कि वो अपोजिशन की तरफ ही जा रहे होंगे, अपनी मुखालफिन की तरफ ही जा रहे होंगे बंदूक लेके। हाँ, तो अब और ऐसा, किसी को कुछ नहीं। अब ऐसा क्या चेंज ऑफ माइंड आया है कि जी मैं तो बात करना चाहता हूँ? तो वो किस तरह बात करना चाहते हैं? नजर आ रहा है इलेक्शंस जो है वो सर पर हैं, बल्ले का निशान भी, बल्ले का निशान खत्म हो चुका है। पार्टी की पोजीशन इंतहाई खराब है। जो आज़ाद उम्मीदवार पार्टी की पोजीशन खराब करने में चार लोग खड़े, सिवाय उनके किसी और का हाथ नहीं है। मेरे नज़दीक तो किसी और का हाथ नहीं है। जितना उन्होंने कोशिश की है शायद उतना हाथ तो किसी का भी नहीं है, इंक्लूडिंग उनके जिनके खिलाफ उन्होंने वो साजिश की 9 मई की और नाकाम हुई, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये इस वक्त मुश्किल नाजिल हुई है। मगर मैं ये समझता हूँ कि उनका सबसे बड़ा किरदार 9 मई किसने करवाया? क्या ज़रूरत थी? पाकिस्तान में लोग पहले गिरफ्तार नहीं होते रहे? पाकिस्तान में लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगते रहे? क्या किसी ने जाकर कहीं आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमले कर दिए? अभी भी नहीं। तो ये जब आप इस तरह के काम करेंगे, तोशा खाना केस जो है वो ओपन एंड शट केस है, उसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। उसमें ज़्यादा हो सकता था, कम नहीं हो सकता था। यानी अभी तो ये सिर्फ नॉन डिक्लेरेशन के ऊपर सज़ा मिली हुई है। अभी तो ये खुला ही नहीं है कि असल में घड़ी थी कितने की, बेची कितने की है। वो तो मामलात अभी सामने ही नहीं आए। उनके साथ हाथ हौला रखा गया है। 21 मई 2021 से उनको ये कहा जा रहा था कि अपनी पार्टी के इलेक्शंस करवा लें और आप अपने आइन के मुताबिक करवा लें। उनको होश नहीं था वो, बल्कि वो क्योंकि ऊपर से चढ़कर आते हैं, वो आप कह रहे हैं बात करना चाहता हूँ, वो तो ऊपर से चढ़कर आ रहे थे। वो तो इलेक्शन कमीशन से बात करने के लिए तैयार। वो एक और बड़ी दिलचस्प बात कि जी मेरे पास थोड़ी अक्सरियत थी तो मुझे आते ही ना फौरन मेरी गलती है, मुझे इलेक्शन करवा देने चाहिए थे। भाई साहब, जिस तरह आप आए थे वो सबको पता है। और फिर आपके उस वक्त कौन सी मकबूलियत थी जिसकी वजह से आपने दोबारा 2/3 अक्सरियत ले लेनी? तौसीफ साहब, इसका सबसे बड़ी यूटोपिया है कोई? नहीं, कोई यूटोपिया नहीं है। वो हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में आप बात करना चाह रहे थे। वो हाइब्रिड वॉरफेयर ऐसे ही होती है कि एक हर वक्त जो है वो झूठ बोलते रहो। मैं उसकी आपको ना एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। आपको 2018 में नहीं समझ में आई कि क्या हो रहा है, आपको नहीं समझ में आई कि आपके साथ बेईमानी हो गई है, आपको असल में जानबूझ के कम अक्सरियत धांधली करके भी आपको कम अक्सरियत जो लेकर दी गई है वो जानबूझ के की गई है। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि अगर ये सब मामलात आपको समझ आ गए थे, 2021 मार्च 3 सेनेट का इलेक्शन, यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली की सीट से अब्दुल हफीज़ शेख को शिकस्त दे दी। यानी कि उनके जो उस वक्त की सरकारी जमात थी उसके पास मेजॉरिटी नेशनल असम्बली के अंदर ख़त्म हो गई। आप बाहर आ जाते, इस्तीफ़ा देके हुकूमत ख़त्म कर देते, आपके पास जवाब तो कोई नहीं बचा था। आप चिपके हुए थे उस हुकूमत से। आपने लोगों को कंटेनरों में बंद करवाया कि ये कल आकर मेरे हक में वोट दें। जी बिल्कुल, ये भी हुआ। अब आप इतने यानी चिमड़े हुए हैं हुकूमत से और आप साथ ये कह रहे हैं कि 2018 में नहीं समझ आई, 20 में आप कहते हैं कि जी गलती हो गई, हमें तो 2 साल इकोनॉमी की समझ ही नहीं आई, 21 में आप कहते हैं कि जी अच्छा। फिर आपको एक और बात याद दिलाऊं कि एक सरकारी ओहदेदार बड़े अहम ओहदे पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी हुकूमत से जाने के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि मैं उस सरकारी ओहदेदार को उसके ओहदे पर बराजमान रखने के लिए
इसलिए इतना मुसर था कि अगर वो वहाँ पर मौजूद रहेगा तो एक तो अफगानिस्तान की सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, और दूसरे मुझे ये इतला थी कि जो मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो उसको मैनेज कर लेगा। तो आप सरकारी ओहदेदारों को, फौजी ओहदेदारों को उनकी पोजीशंस पर रखने के लिए आप जो है वो इखलाकी तौर पर मार्च 2021 आप बाकायदा फोर्सफुली अपनी गवर्नमेंट को इक़्तिदार में रखने के और लिए, आप मुसलसल झूठ, सुबह कुछ और शाम को कुछ और सुबह कुछ और कहा और शाम को बिल्कुल उसके अपोजिट कहा। तो सिर्फ 2018 का इलेक्शन हमने सबने अपनी आंखों से देखा है। क्या रात को 12 बजे एक बंदे को जो है वो 10 साल पुराने केस में फैसला नहीं सुनाया गया उसके खिलाफ? जी बिल्कुल। क्या मुखालिफिन को पकड़ के जेलों में नहीं डाला गया? क्या ना अहलिया नहीं की गई? क्या लोगों को गायब नहीं किया गया, जेलों में नहीं डाला गया? तो अगर ये सब कुछ होता रहा है, आप उस वक्त हुकूमत में आ रहे थे तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा था, बल्कि आप कहते थे सबसे जमहूरी है। जी, अब हम अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आप वो उसके लिए तैयारी कीजिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हाजिर होते हैं। जो यहाँ से सीखा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली प्रिजन, वो कहीं से नहीं सीखा। मेरे अंदर कोई लाहौरिया बैठा हुआ है जो कहता है कि ख़बरदार अपना एड्रेस नहीं भूलना। तनकीदी इजलास के अंदर ऐसे लगता था कि दस्तो गरेबा होंगे, बाद में टिया उसमें आके वो इकट्ठे मिलके चाय भी पीते थे। आई बिलीव इन नॉन वायलेंस, लेकिन कभी कभी मेरे हाथ में खुजली होती है। वेलकम बैक। हमारा तीसरा मौजू है ग्रेट गेम। ग्रेट गेम से मुराद कोई स्पोर्ट्स नहीं है। ये जो इस वक्त दुनिया में सुपर पावर्स हैं वो अपनी हेजमनी के लिए क्या करती हैं और क्या करना चाहती हैं, और मुस्तकबिल के लिए वो अपने जो टारगेट्स उन्होंने सेट किए हैं वो हासिल करने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल करती हैं। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा, ये लंबा एक मौजू है लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा हम आपके सामने लाएंगे। इस वक्त जो काम हो रहा है, जहाँ जहाँ हो रहा है, उस पर हम बातचीत करेंगे। अली साहब, इस वक्त 3 सुपर पावर्स हैं, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है। अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है और अमेरिका ने सुपर पावर होने की जो इब्तदा है वो अपनी 1823 में कर दी थी। वो जेम्स मैनरो उनके प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जब कहा कि यहाँ पर और कॉलोनी नहीं बनने दी जाएगी और जो कोई आएगा वो हम उसके साथ जंग करेंगे, तो वो वहाँ से चले हैं। और उसके बाद जब रशिया ख़त्म हो गया बतौर एक कम्युनिज़म के सिंबल के तौर पर, तो उसके बाद अमेरिका ने अपना वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो दुनिया में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो अब उसे चैलेंज आ रहा है जी, और वो उसके सस्टेन करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। तो उसको चैलेंज वाकई इन 2 मुल्कों से आ रहा है। तौसीफ साहब, इसकी ना सबसे जो बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि दुनिया जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड से अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। ये बाइपोलर नहीं होने जा रही दोबारा से नहीं होने जा रही। जो पूरा 20th सेंचुरी जो है वो जिस तरह से चली, इवन रीजनल प्लेयर भी बहुत बड़े बड़े हैं। उसके अंदर आप देखें कि इस वक्त आप खित्ते में देखें कि जो हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग है, आप अगर उस जंग को भी देखें तो उसके अंदर इर्द गिर्द जो उसको चलाने वाले हैं, जिनकी प्रॉक्सीज हैं, वो भी छोटे मोटे प्लेयर बनकर इस वक्त खित्ते के अंदर उभर रहे हैं। जो रूस है या चीन है, वो ये ग्रेट गेम का आपने नाम लिया। ग्रेट गेम जो है ये 19वीं सदी से टर्म जो है वो चलती आ रही है, जब रूस और बरतानिया जो है वो इसी खित्ते के ऊपर अपनी हेजेमनी को, और वो कॉलोनियल एक निज़ाम था जो 20th सेंचुरी और लेट 19th सेंचुरी का है। वो ऑयल जब नज़र आना शुरू हुआ दुनिया को, बहुत सारी फिल्में भी इस मौजू के ऊपर बन चुकी हैं। तो जब ऑयल जो है वो दुनिया को खित्ते में नज़र आना शुरू किया, मैं एक लेक्चर सुन रहा था ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से हैं, टेक्सास यूनिवर्सिटी से, ऑस्टिन स्कूल से है डॉक्टर रॉय कासाग्रांडा। तो उन्होंने लिखा कि एक 1920s में और लेट 19th सेंचुरी में अगर आप दुनिया में, मिडिल ईस्ट में इतना ऑयल था कि आपको वहाँ पर कोई सर्वेज नहीं करवाने पड़ते थे नीचे ज़मीन के नीचे। आप चलते हुए जा रहे हैं और आपकी जो है ना वो कदमों के निशान पड़ते आ रहे हैं, और आप ये क्या है, तो वो आपको काले काले क्यों हो रहे हैं घास के ऊपर मेरे कदमों के निशान, तो पता चला नीचे ऑयल है।
इतना ऑयल था दुनिया के अंदर। उस ऑयल को रिफाइन करके फिर आप ज़ाहिर इस्तेमाल करते थे। आज उसी खित्ते के अंदर सुएज़ कनाल हो, सुएज़ कनाल का अब उनको जब ये अब ये आप देखें कि चीन ने किया क्या अमेरिका के साथ कि उसने सुएज़ कनाल को के ज़रिए इसराइल के साथ अपनी जो तिजारत है उसको कुछ थोड़ा सा खींचा है कि जी ये एरिया सेफ़ नहीं है, इस वजह से हम यहाँ से तिजारत नहीं करेंगे। तो एक दुनिया के अंदर एक जो है वो भूचाल आ गया कि नहीं, जाहिर है तीन ये जो मुल्क हैं, तीनों सुपर पावर हैं, ये एक दूसरे के साथ जंग करने तो नहीं जा रहे। ये अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए ज़रूर बात को आगे बढ़ाएंगे। ये कुछ मेरा ख्याल है थ्रेशोल्ड जो है ना वॉर से नीचे वाला, वो एक नया फिनोमेना आया, और जिसमें मैं बल्कि ऐड कर दूं कि ये थ्योरी है मैकिंडर और जॉर्ज कैनन की कि आइंदा जो आने वाले दिनों में, ये पहले ये थ्योरी वहाँ से शुरू हुई कि जो मुल्क ये जो वस्ती एशियाई रियासतों का जो क्रेसेंट बनता है, जो मुल्क वहाँ डोमिनेट करेगा वो अगले 100 साल के लिए सुपर पावर होगा। अब वर्ल्ड ऑर्डर तो जारी हो गया। उसके बाद एक शख्स है अमेरिका से ब्रेज़िन्स्की जी, बिल्कुल। वो कार्टर गवर्नमेंट में एडवाइज़र भी रहे हैं। उन्होंने 70s में ये एक थ्योरी पेश की थी, यही जो मैं ग्रैंड चेस बोर्ड के नाम से, उसको रिफाइन करके, इनफैक्ट जो मैं पहले कह गया वो उन्होंने फिर रिफाइन करके कहा कि इन मुल्कों पर अगर अमेरिका डोमिनेट करेगा तो तब जाके अमेरिका अगले 100 साल के लिए सुपर पावर कहलाएगा। और अमेरिकन और स्पेशली डेमोक्रेट्स जो हैं इस पर रिलीजियसली बिलीव करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो मामला हो गया अमेरिका का। और इसको काउंटर करने के लिए जाहिर है कि भी उन्होंने ये भी प्रेडिक्शन बड़ी दिलचस्प की कि इस मामले को रोकने के लिए चाइना और रशिया इकट्ठे हो जाएंगे, और ये कोई कम्युनिज्म और सोशलिज्म का मिलाप नहीं होगा, ये एक ग्लोबल हेजमनी का मामला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो वो उसके लिए जो है वो अब वो जारी है। लेकिन इसमें टूल्स क्या यूज़ हो रहे हैं जो कि स्पेशली हम कहते हैं हाइब्रिड वारफेयर। तो हाइब्रिड वारफेयर में वो सुना है कि रशिया के अपने टूल्स हैं, अमेरिका के अपने टूल्स हैं। तो क्या अमेरिका को जो है वो जो उसका एक स्टेटस है सुपर पावर का, उसको चैलेंज करने के लिए क्या होता है, क्या इंटरेस्टिंग वो पॉइंट्स हैं जो आप हमारे नाज़रीन के लिए शेयर करें? दो चीज़ें करना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रीजन है, ये इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिस्टोरिकली मेडिटेरेनियन और पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ये जो पूरा समंदर है ये एक बहुत की रीजन है दुनिया का। इसके ऊपर ऑटोमन्स की हेजेमनी हो तो ऑटोमन्स दुनिया की सुपर पावर है। इसके ऊपर यूरोप की हेजेमनी हो, ब्रिटेन की हेजेमनी हो सुएज़ कनाल के ज़रिए और इंडियन ओशन के ज़रिए, पर्शियन गल्फ के ज़रिए, तो वो सुपर पावर है। अमेरिकन हेजेमनी हो तो वो सुपर पावर है। यहाँ तक कि आप एक बहुत तारीख़ इस्लामी से एक बहुत बड़ा वाक़या कि बनु उमैया के दौर में 711 ईस्वी में और 712 ईस्वी में दो बड़े वाक़यात हैं, और वो पहला वाक़या है स्पेन पर हमले का 711 जो तारिक बिन ज़ियाद ने किया, और 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर। तो वो यही खित्ता है जो कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मैं तमाम नेवल पावर्स जो हैं, जो तमाम बड़ी बिजनेस एम्पायर्स हैं, वो इसी को रीजन को फोकस करती हैं। अब इसके लिए जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो टूल है वो तो ज़ाहिर है कि डिजिटल मीडिया है इस दौर के अंदर। इसमें मैं अभी आपको इधर रोकता हूँ, फिर आप इधर से शुरू कीजिएगा। ये जो चीन के आप सदर हैं, इनसे पहले जो सदर थे तो उन्होंने जो तस्वर पेश किया था जब वो फारिग हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि चाइना को अजीम नेवल फोर्स बनना है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना के इर्द गिर्द जो उसका समुंदर है उसमें वहाँ पर साउथ चाइना में अमेरिका ने उसे घेरा डाला हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अजीम नेवल फोर्स भी बनना है। उसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि इस वक्त चाइना के पास 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो ज़ख़ीरा हैं। ये भी एक मेरा ख्याल है कि इस सदी का मिरेकल है और इस लड़ाई का हिस्सा है। बिल्कुल। तो अब ये तो जंगी तैयारियां होगी, ज़ाहिर है ये लड़ने के लिए तो नहीं है, और चाइना तो वैसे ही नहीं इस पर बिलीव ही नहीं करता, इस नज़रिए पर वो खामोशी से और लंबा सोचते हैं। तो ये जो हाइब्रिड वारफेयर है ये क्या है, ये कैसे इस्तेमाल हो रही है?
तो सीफ साहब देखें, जो आइसोलेशन की पॉलिसी है अमेरिका ने भी कई बरस जो है वो जारी रखी है, लेकिन फिर उसको वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो है वो आना पड़ा और जंग उसके बाद से मुसलसल मेरा ख्याल है हालत जंग में ही है वो पिछले 100-125 साल से। बिल्कुल। चाइना जो है उसकी जो पॉलिसी है वो, और हालत जंग में होने की वजह से वो खर्च नहीं हुआ, ये चाइना और रशिया के हक में नहीं गया। जिन दिनों में वर्ल्ड ऑर्डर जारी हो गया और 32 साल वो जंग में ही रहा, तो ये टाइम नहीं मिला इन ताकतों को इमर्ज होने के लिए, वरना रशिया तो खत्म बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी देखिए कि अमेरिका दुनिया की इतनी बड़ी एम्पायर है जो दुनिया की तारीख में किसी ने नहीं देखी। जी बिल्कुल। अब इतनी बड़ी जो एम्पायर है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम, देयर हैज नेवर बीन, दे डोंट हैव अ प्रेसिडेंट टू फॉलो। तो जब प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है तो उनके लिए भी ये वो एक ऐसी डोमेन में है, अनचार्टेड टेरिटरी में है कि उनको लगता हो शायद, और शायद वो दुरुस्त हो शायद वो गलत हो, ये तो आगे अगले 10-15 साल दुरुस्त या गलत की तो बात ही नहीं है। अब वो ये समझते कोई इखलाक भी नहीं है कि अपनी ये पूरी यूनिपोलर वर्ल्ड की पर अपनी जो हेजेमनी है उसको बरकरार रखने का एक ही तरीका है, वो ये है कि हर फ्रंट पर हर वक्त लड़े। एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अपनी लिमिट्स को तस्लीम करते हुए 30-32 साल अब वो सोशल मीडिया पर आए। हाँ, कि सोशल मीडिया का एक क्लासिक एग्जांपल है जो रशिया ने यूज़ की, और उनकी ये जो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है इनफैक्ट, उसमें जो कहते हैं कि भी क्राफ्ट जो है वो रशिया कहीं आगे है, और वो जो कहते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ी गई उसमें क्या बुनियादी नुकात क्या हैं। वो सुना है कि भी मुल्कों में क्योस पैदा किया जाता है और कुछ ऐसी लीडरशिप लाने की कोशिश की जाती है जो कि अहमक हो, और वो उसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। वो क्या देखिए, वो उसमें कोई कामयाबी भी मिली, वो साजिशी थियरी भी हो सकती है, हो सकता है कि वो जाहिर है ये साजिशी। अब मसला उसमें ये है कि कामयाबी, तो अगर आप इस साजिशी थियरी को मान लें कि ये साजिश हो रही है तो बड़ी कामयाब साजिश है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर उन्होंने ऐसे लोगों को इंस्टॉल तो किया है, वो चाहे बोल्सोनारो हो चाहे वो ट्रंप हो। और आप देखिए कि जब बोल्सोनारो इक़्तिदार से अलहदा हुए, उन्होंने बड़ी बुरी तरह से जो है वो रीजन को, पूरे ब्राज़ील को जो है वो अपने जैसे कहते हैं ना आहनी हाथ से उन्होंने, ट्रंप क्लासिक एग्जांपल है और उस पर तहकीकात भी हुई है। मैं इसको फिनिश कर लूं कि उसका सबसे बड़ा सबूत कि ये साजिश थी और कामयाब हुई है वो ये है कि बोल्सोनारो जब इक़्तिदार से अलहदा हुए तो वहाँ पर एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई लुला की, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में डेमोक्रेट्स ने अपने आप को थोड़ा सा सोशलिस्ट बनाकर पेश किया था। वो बर्नी सैंडर्स की जो सारी पॉलिसी थी कि जो स्टूडेंट लोन्स को माफ़ कर दिया जाएगा और हेल्थ केयर का निज़ाम और वो ओबामा केयर को दोबारा से रिवाइव और एक्सपेंड किया जाएगा, वो सारी पॉलिसीज़ जो वो बता रहे थे वो सोशलिस्ट थी। एक थोड़ा सा उनके साथ यूक्रेन वाला जो एक उनके साथ हादसा हुआ है जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही नहीं, यूक्रेन वाला हादसा और कोविड। देखें जी, एक बात, इस पॉलिसी का जो हिस्सा है कि आप कंट्रोल भी हासिल करने, जो रशिया का मॉडल है, आप कंट्रोल भी हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जो आपके रीजन के रियासतें हैं उन पर आप कंट्रोल भी हासिल करने की कोशिश करते हैं और कब्जे की भी कोशिश करते हैं और क्योस में भी लेके आते हैं जी। रशिया ने क्रीमिया के साथ किया, पोलैंड के साथ किया, और कहते हैं कि जो असल सक्सेस स्टोरी है वो डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में लाना था, जिसमें सोशल मीडिया के ज़रिए मिलियंस अकाउंट बने, मिलियंस पोस्ट हुई, और डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो मकबूलियत कहाँ की कहाँ पहुँच गई, और एफबीआई ने जब उसकी तहकीकात की तो फुटस्टेप मिले। सर एक और भी लीडर हैं, उनके लिए भी अगर आप 2022 की सारी पाकिस्तान का ट्विटर अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो 2,000 2,500 रीट्वीट से यकायक 25,000 रीट्वीट्स होना शुरू हो गई थी, वो उसमें भी मेरा और इसकी, और कहते ये मैं अभी उसमें ये भी तो कहा जाता है ना कि मुल्कों का नाम अहमक लोगों को सामने लाया जाता है ताकि कल को उनकी स्ट्रिंग्स पुल कर सकें, और वो इसीलिए ट्रंप को भी ये बेशक सामने ना आ सके, बेशक सामने ना आ सके, लेकिन मॉडल में यही कहा जाता है अगर केओस भी हो जाए, वो भी मॉडल का हिस्सा है ना जी। अगर सिर्फ मुल्क के अंदर केओस भी हो जाए, उसको क्रैक्स पैदा कर दी जाए ताकि वो बड़े फैसले ना कर सकें, वो डिसीजंस वो ले सके, या कम से कम अपने जो फैसले हैं उनको रीथिंक करना शुरू कर दे कि यार ये तो अमेरिका हमारे साथ नहीं चल रहा, हम इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं, अमेरिका खुद मुश्किल में फंसा हुआ है, और ऐसे मौके पर अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में फॉर एग्जांपल केओस होगा तो पाकिस्तान की जो अपनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट होगी, इसकी जो अपने थिंकर्स होंगे, थिंक टैंक्स होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, वो ये सोचने लगेंगे कि क्यों ना अमेरिका से अपने आप को डीलिंक थोड़ा सा किया जाए और दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए, जो कि पाकिस्तान ने एक्सप्लोर भी किए। हमने
रशिया के साथ जो है वो उनसे गंदम खरीदी, हमने उनसे जो है वो हम तेल खरीदने की बात करें तो ये भी एक हकायक है। दूसरी बात यह कि जहाँ तक यूक्रेन की बात है तो तौसीफ साहब, मैं समझता हूँ कि उसमें नेटो ने, अमेरिका ने रशिया का हैंड जो है वो फोर्स किया। मुझे लगता है कि पिछले 2006 से जो कोशिशें चली हैं 2014 में रिन्यू हुई, 2022 में रिन्यू हुई, और जब अमेरिका जो है वो इस कोशिश को रिन्यू करता है कि रशिया के इर्द गिर्द जो उसके बॉर्डर पर मालिक वो बात उनको नेटो का हिस्सा बनाने आप मत भूले ना, जो मैं कह रहा हूँ कि जो इस क्रेसेंट में जो डोमिनेट करेगा, इसीलिए अफगानिस्तान में भी जिस तरह की अमेरिका गवर्नमेंट छोड़ के गया, और यूक्रेन जो है ये यहाँ पर रशिया का रास्ता रोका है अमेरिका ने। इससे पहले वो क्रीमिया में भी कर चुका था, चेचनिया में भी हो चुका था, वहाँ अमेरिका उन्हें उस तरह इंगेज नहीं कर सका रशिया को, और रशिया ने वहाँ पर उसके हैकर्स ने जो काम सर अंजाम दिए हैं, अमेरिका की साइट्स जो हैं वो उनको हैक किया और वो जो मामलात हुए हैं। और दूसरा ये कि भी वो दावा किया जाता है उनकी एजेंसीज़ की तरफ से कि उनके इक़्तिदार तक रशिया का हाथ है कि किसको पॉपुलर करना है, किसको लाना है, और सिर्फ अमेरिका में नहीं, जिन मुल्कों में उनका इंटरेस्ट है वो ये ताकतें वहाँ पर सोशल मीडिया के ज़रिए अटैक करती हैं। बिल्कुल करती हैं। हो सकता है इनमें हमारा मुल्क भी हो। आपका क्या ख्याल है? अब इसमें तौसीफ साहब बिल्कुल हमारा मुल्क, मुझे तो लगता है कि उसका हिस्सा है। अब इसमें एक दो मॉडल्स हैं दुनिया के। एक है जो फ्री स्पीच मॉडल है, जो अमेरिका जिसको चैंपियन करता है, बरतानिया जिसको चैंपियन करता है, क्योंकि उनके पास ये ज़राए थे कि वो फ्री स्पीच को कंट्रोल कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। मीडिया उनका था मुकम्मल तौर पर इंग्लिश मीडियम वर्ल्ड जो है, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड जो है, वो कम्प्लीटली उनकी हेजेमनी थी बरतानिया की, अमेरिका की। अब सिचुएशन जो है वो मुकम्मल तौर पर, और आप ये देखिए कि उस इंफॉर्मेशन फ़्लो को मिडल ईस्ट कंट्रोल करता है, चाइना कंट्रोल करता है, रशिया कंट्रोल करता है, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करता है फ्री स्पीच को। स्पीच का कंट्रोल जो है, इंफॉर्मेशन के फ़्लो का कंट्रोल जो है, वो अपने हाथ में लेना, और अब बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस तरफ सोचना शुरू हो गए हैं, बशमूल इंडिया के, जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, सब कुछ है, मगर अब उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन फ़्लो को कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो अहमक वाला जो थ्योरी है, तो ये काफ़ी हद तक काफ़ी मुल्कों में कामयाब रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसा वाकया जो है, एग्जांपल अमेरिका की है। अमेरिका में कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है, उसके अंदर जो रशियन फुटप्रिंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि उसके बाद आपके पास जो एक मॉडल आपको नज़र आ गया। मगर फिर वही बात है कि अमेरिका ने भी उसका मुकाबला करने का जो सबसे टूल निकाला, जो गुज़िश्ता मौके पर भी आपसे बात हुई थी, वो यही थी कि ऑर्गेनाइज करें, लोगों को फेक न्यूज़ की हक़ाइक़ समझाएं कि मुल्क में क्या है, फेक न्यूज़ को काउंटर किस तरह से करना है, फैक्ट चेकिंग किस तरह से होनी है, मीडिया उसके ऊपर वर्क करे, सियासी जमातें वर्क करें, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करें। उनके बगैर जो है वो आप अपने जो सबसे बड़ा इस वक्त दुनिया का, जो जैसे आपने कहा इस वक्त जो वॉर फ्रंट है वो डिजिटल मीडिया है, तो आपने एक तरह से अपने वॉर फ्रंट को खुला छोड़ा हुआ है दुश्मन के लिए। बहुत शुक्रिया अली साहब। आज के लिए नाजरीन इतना ही। ये एक लंबा मौजू है और लेकिन दिलचस्प मौजू है, इस पर भी बातचीत आगे प्रोग्रामों में भी जारी रहेगी। आज के लिए अपने मेज़बान तौसीफ अहमद खान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।